The one thing that you have that Bollywood directors don't. Not just Bollywood directors, I think I'm good at enhancing the emotions through actions. I think I'm the best in that department. Okay. As these guys are calling this film as a violent film, I want to tell them, I'll show them what violent film will be. And what's the biggest challenge of being Prashant Neel in today's time, according to you? There is no challenge. No. I do what I want. आज किसी भी फिल्म की जब अनाउंसमेंट होती है तो पब्लिक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर सबसे पहले ये देखती है कि फिल्म का डायरेक्टर कौन है। उसके बाद जाकर वो लीड स्टार, अदर कास्ट, प्रोडक्शन कंपनी और बाकी चीजों पर ध्यान देती है। लेकिन इन स्टार कल्चर को ब्रेक करने वाले साउथ के कुछ डायरेक्टर्स लाइक राजा मौली, नील वांगा, लोकेश कनगराज एक्सेट्रा ने ऐसा कौन सा सीक्रेट मसाला अपनी फिल्मों में यूज किया जो बड़े बड़े एस्टेब्लिश डायरेक्टर्स भी नहीं कर पाए। एक एक्टर को मस्त कत्था चूना लगाकर इन डायरेक्टर्स ने पान इंडिया स्टार कैसे बना दिया, और क्यों आज सलमान से लेकर आमिर रसार के, रजनी सर से लेकर थलपति, अल्लू अर्जुन, प्रभास, यस, सब इन डायरेक्टर्स के साथ फिल्में करने के लिए 2-4 साल पहले ही टोकन कटा रहे हैं। तो आज की इस इन डेप्थ एनालिसिस वाली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ डायरेक्टर्स की यूनिक फिल्म मेकिंग स्टाइल, उनका सीक्रेट मसाला और ये डायरेक्टर्स स्टार को डायरेक्शन के पैन में डालकर पैन इंडिया स्टार कैसे बनाते हैं, सारे राज खोलेंगे। इस वीडियो के लिए मैंने काफी अच्छी खासी रिसर्च की है और मुझे इन डायरेक्टर्स के फिल्म मेकिंग स्टाइल से काफी कुछ जानने और सीखने को भी मिला है। तो पैन इंडिया स्टार बनाने वाली मशीन को करते हैं अनबॉक्स और बताते हैं आपको इन डायरेक्टर्स के फिल्म मेकिंग के टेक्निक्स एंड टूल का सारा टूल बॉक्स। एक टाइम पर राइटर डायरेक्टर्स के साथ सिनेमा इंडस्ट्री में फुल कॉर्पोरेट हुतियापा चलता था, जहां डायरेक्टर राइटर्स की पूरी मेहनत का क्रेडिट स्टार्स मस्त तेल में फ्राई करके खा जाया करते। इन मजाक में तो अनिल कपूर ने यहाँ तक कह दिया था, अरे डायरेक्टर का चेहरा डाल दो पोस्टर में, 2 दिन फिल्म नहीं चले, 2 दिन फिल्म नहीं चले। फिर आए मार्केट में एसएस राजामौली, संदीप रेड्डी वांगा, लोकेश कनगराज और प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर्स, जिन्होंने कहा कि हम जहां से खड़े होते हैं ब्लॉकबस्टर वहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सड़क से उठाकर पैन इंडिया स्टार बना देने वाले योजना के मुख्य जनाधिपति राजामौली की। एसएस राजामौली एक ऐसे डायरेक्टर है जो आज 4-5 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। प्रभास से लेकर जूनियर एनटीआर, रामचरण, महेश बाबू जैसे स्टार्स को उन्होंने पैन इंडिया में लॉन्च किया है। लेकिन उन्होंने ऐसे कांड किए हैं कि आज वो एक बदनाम डायरेक्टर हो चुके हैं और कोई भी स्टार उनके साथ काम करने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। ये क्या बात करता है यार? अरे नहीं, मैं बाकी डायरेक्टर्स की तरह मीटू या फिर कास्टिंग काउच वाले बदनामी की बात नहीं कर रहा हूँ। राजामौली एक ऐसे डायरेक्टर बन चुके हैं जिनके साथ काम करने का मतलब है पंचवर्षीय योजना साइन करना। राजामौली की फिल्म के बाद अगली फिल्म का डिजास्टर होना। 2017 में इन्होंने बाहुबली 2 से 1811 करोड़ का ऐसा पहाड़ जैसा रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक दूसरे तो क्या राजामौली खुद ही नहीं तोड़ पाए। और केआरके जैसे पिलिया कुकुर को छोड़ दे तो बाहुबली 2 के कलेक्शन से कोई भी सवाल नहीं खड़े कर पाए। फिल्म पर कोई भी फेक कलेक्शन, अनएथिकल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के एलिगेशंस नहीं लगा पाया। जब राजामौली से काफी टाइम पहले उनकी यूनिक फिल्म मेकिंग स्टाइल के बारे में क्रिटिक एंड जर्नलिस्ट अनुपमा चोपड़ा ने पूछा तो उन्होंने बड़ा ही सिंपल सा रिप्लाई दिया, you know, who see this grand epic ahead, but you know, how do you take that first step to reaching? The principal thing I notice in so many youngsters nowadays is that they lack patience to do whatever they want to do. So good things in world comes with patience and hard work and waiting for the right moment to come. On the other hand, the youngsters nowadays are very good at multitasking. So you need to strike a right balance between them. If you keep on waiting patiently, the chance might never come, but you should know when to wait. That is one thing. And second thing is, you should be very honest to yourself as a storyteller. और ये पेशेंस वाली बात बिल्कुल ही सही है, लेकिन यहाँ तो बस चट फिल्म पट रिलीज करने वाले 30 दिन में तो फिल्में भी निपटा देते। अब आपको क्या लगता है, क्या ये कभी भी एक फिल्म पर 5-6 साल दे पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे तो भैया सबको इररिलेवेंट होने का डर सताने लगता है। अगर मेरी फिल्म 6 महीने नहीं आई तो साला मैं तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। राजामौली की फिल्मों की खासियत यही होती है कि पब्लिक थिएटर में फोन यूज करना तो छोड़ो, टॉयलेट यूज करना तक भूल जाती है। सबके पिछवाड़े सीट से चिपक जाते हैं और आंखें सिर्फ स्क्रीन पर होती है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये तो हम सबको पता है, लेकिन बाहुबली बनाने के लिए राजामौली ने कौन कौन से हाथ पांव मारे? राजामौली ने हमेशा से अपनी स्टोरीज में स्क्रिप्चर को परफेक्टली ब्लेंड किया। फिर चाहे वो उनके करियर की शुरुआत की सिमाद्री जैसी फिल्म हो, बाहुबली में कौरव पांडव वाला थीम हो, देवसेना का द्रौपदी जैसा अपमान हो, या फिर RRR में रामचरण के श्री राम की तरह एंट्री। I mean, he has been milking
फ्रॉम माइथोलॉजी फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। इवन बाहुबली के दीवारा सॉन्ग में जो संस्कृत लाइंस होती है वो भी रामायण से ही ली गई होती है, जहाँ जामवंत जी हनुमान जी को अपनी इनर पावर्स पहचानने के लिए बता रहे होते ताकि वो समुद्र पार कर सके। ठीक वैसे ही सिमिलर सीन में प्रभास यानी बाहुबली अपने आप पर भरोसा करता है कि वो वाटरफॉल पार कर सकता है। ऊपर से कौन है वो कौन है सॉन्ग में शिव तांडव को ऐड करना भाई गूज बम्स मोमेंट था। और राजामौली ने हमेशा से अपनी फिल्मों में स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जगह दी, जैसे कि रिवेंज यानी बदला, लॉयलिटी, एंगर, गिल्ट, पावर, सबको काफी स्मार्टली फिल्मों में प्लेस किया। मुझे आज भी याद है वो प्रभास का वो डायलॉग जब वो कहते हैं काटते हैं उसका गला। जब ये डायलॉग आया तो पूरा थिएटर ऑडियंस से खचाखच भरा था। इस डायलॉग के बाद लिटरली पूरी ऑडियंस खड़े होकर सीटियां और तालियां बजा रही थी, और उनमें से काफी लोग तो अपनी 60s और 70s में भी थे। और राजामौली अगर सिनेमा के अर्जुन है तो उनके विश्व पितामह है उनके पिताजी वी विजेंद्र प्रसाद, ऊपर से उनके कजिन MM कीरवानी का मधुर संगीत और पत्नी रमा राजामौली के अनोखे कॉस्ट्यूम्स। SS राजामौली की फिल्में एक ग्रैंड कैनवस के लिए लिखी जाती है, लेकिन एक बिग स्क्रीन सिनेमा बिग विजन के बिना अधूरा होता है। और राजामौली का विजन तो हम सब जानते हैं कि इंडिया में सबसे बेहतर और बड़ा भी होता है। इवन फिल्म बिजनेस में ऐसा कहा जाता है कि नेवर मेक अ फिल्म विद चिल्ड्रंस एंड एनिमल्स, क्योंकि उन्हें बनाने में काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और वो बॉक्स ऑफिस पर वर्क भी नहीं करती। लेकिन वही ये इंसान इंसेक्ट्स के साथ एक फिल्म बना देता है ईगा, जिसका हिंदी टाइटल था मक्खी। इसके अलावा राजामौली अपनी फिल्मों में एक एक माइन्यूट डिटेल पर काम करते हैं और सारी न्यू टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, जैसे कि रॉक फोकस शॉट एक एडवांस सिनेमेटोग्राफी टेक्नोलॉजी है जो राजामौली ने ऑलरेडी अपनी फिल्म में यूज किया था। इसके अलावा स्पीड रैंपिंग एक ऐसी सिनेमेटोग्राफी टेक्नोलॉजी होती है जो इमोशन इम्पैक्ट सीन्स को अर्जेंसी और टेंशंस को बदलने के लिए यूज की जाती है। सिमिलरली व्हाइट शॉट बोल की एक टेक्नोलॉजी होती है जिसका इस्तेमाल ज्योग्राफी शोज करने के लिए किया जाता है। राजामौली ये सारी टेक्नोलॉजी अपनी फिल्मों में यूज करते रहते हैं, और इसीलिए आज राजामौली अपनी एक फिल्म के लिए किसी स्टार से भी ज्यादा 70 to 80 करोड़ चार्ज करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो डायरेक्टर आते हैं उसकी फिल्म आने से पहले और आने के बाद फेमिनिस्ट और कुछ न्यूता लोग दंगा करने पे उतर जाते हैं। झूठे फेमिनिस्ट की छाती पर मूंग दलने वाला और दंगा करके एक्सपोज कर देने वाले इस डायरेक्टर का नाम है संदीप रेड्डी वांगा। संदीप रेड्डी वांगा आज एक ऐसा नाम बन चुके हैं कि जिनके बारे में सेंसर बोर्ड वाले जब भी सुनते हैं और उनकी फिल्म उनके पास जाती है तो वो कहते हैं कि ये लो A सर्टिफिकेट, 18 साल के नीचे वाले तो तुम्हारी फिल्म देख नहीं सकेंगे और फेमिनिस्ट तुम्हारी फिल्म झेल नहीं सकेंगे। आज फिल्म इंडस्ट्री में इनके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हैं, लेकिन भाई फिल्म मेकिंग में ये सबके बाप हैं। शाहिद कपूर जिनको हिट मिलना अलादीन के चिराग खोजने जैसा था, उसको लेकर इन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म बना दी। शकीरा जैसे रणवीर कपूर को इन्होंने अपनी फिल्म में बगीरा जैसा बीस्ट बना दिया। इनकी फिल्में आते ही कंट्रोवर्सीज का शिकार हो जाती है। दरअसल फेमिनिस्ट लोगों को इनकी फिल्मों से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। अगर आपने एनिमल ध्यान से देखी होगी तो गीतांजलि एक स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमेन होती है, लेकिन ना तो उसका किसी 10 जगह चक्कर होता है और ना वो बेवड़ी होती है और ना ही उसकी बॉडी काउंट 5 से 10 के ऊपर होते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर ये सब फिल्मों में होता तो शायद फेमिनिस्ट लोग भी वांगा की तारीफ करते। एनिमल आर्ट और कमर्शियल सिनेमा का परफेक्ट मिक्सचर थी। अगर एनिमल से कमर्शियलिज्म हटा दे, रणविजय को देहाती बना दे, तो अनुराग कश्यप की फिल्म लगने लगेगी। हमने एक्टर को कैरेक्टर में घुसते हुए तो देखा है, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा वो डायरेक्टर है जो एक्टर के साथ साथ खुद भी कैरेक्टर में घुस जाता है, और जैसा इनके फिल्म में कैरेक्टर का लुक होता है ये कुछ वैसा ही लुक लेकर सेट पर पहुंच जाते हैं ताकि ये कैरेक्टर में बने रहे। इंडिया में संदीप रेड्डी वांगा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट और फिल्म मेकिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल शायद ही किसी दूसरे ने किया होगा, लेकिन वांगा की फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत है सिनेमैटिक डिटेल्स। सबसे कॉमन बात संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म में ये है कि उनका कैरेक्टर हमेशा एक फ्यूरियस जीनियस आदमी रहता है, फिर चाहे भले ही वो कॉलेज टॉपर कबीर सिंह हो या फिर स्पेस क्राफ्ट इंजीनियर रणविजय सिंह। फैक्ट पे जीनियस भी लिखा है और एस्ट्रोनॉट की तस्वीर भी। रणविजय हमेशा से स्पेस क्राफ्ट इंजीनियर बनना चाहता था, और इसी बात से हमें पता चलता है कि बाद में वो मशीन गन का डिजाइन भी खुद ही क्रिएट करता है, जिसने उसे 100-200 आदमी को वैसे ही पेल लिया होता है। कबीर सिंह की कहानी में एक इंपॉर्टेंट मोमेंट तब होता है जब कबीर को डीन के सामने क्लास में बुलाया जाता है और प्रीति भी वहां पर होती है। ये सीन कबीर के कैरेक्टर को डीपिन करता है और प्रीति के लिए एक इंट्रोडक्शन है कि कबीर एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी। तो सालों बाद जब रणविजय वापस आता है तो देखता है कि उसके पिताजी के बाल काट दिए गए, और ये बात इतनी जरूरी क्यों है रणविजय के लिए? और क्योंकि पूरे फिल्म में हम देखते हैं कि रणविजय के पिताजी बलबीर सिंह उसके लिए तभी कुछ अच्छा बोलते हैं, वरना हर वक्त उनका डांटना मारना ही चलते रहता है। आखिर कौन सी फिल्म टेक्निक है जिसका इस्तेमाल वांगा जी करते हैं अपनी बेहतरीन फिल्मों को और बेहतरीन बनाने के लिए? तो उस टेक्निक का नाम है मैच कट।
मैच कट एक सिनेमेटोग्राफी टेक्निक है जो अलग अलग सीन्स में विजुअल कनेक्शंस एस्टैब्लिश करती है, जिससे ट्रांजिशन स्मूथ, सरप्राइजिंग और इमोशनली रीजनेबल लगता है। और पैन इंडिया में फिल्में बनाने का मतलब हर लैंग्वेज में रिलीज ही नहीं होता, बल्कि हर लैंग्वेज से कनेक्ट करना भी होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि एनिमल के इंटरवल ब्लॉक में कैसे उपेंद्र लिमिया आते हैं, मराठी बैकग्राउंड सॉन्ग बजता है, फिर मराठी ब्लॉकबस्टर सॉन्ग डॉल्बी में बजाया जाता है और पंजाबी लोगों का एक्शन देखने को मिलता है, ताकि हर तरफ के लोग आपकी फिल्म से कनेक्ट कर पाए। थर्ड नंबर पर आते हैं कमबैक कराने वाला एक ऐसा बंगाली बाबा डायरेक्टर जिसने कमल हसन से लेकर रजनी सर, थलापति सबको एक भी एक ब्लॉकबस्टर बांटी। अरे कोई हनी पाजी को लोकेश भाई का नंबर दो यार। लोकेश कनगराज एक ऐसे डायरेक्टर है जिसके साथ काम करके हर तमिल एक्टर अपने करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म दे रहा है, जिसके साथ काम करके यूनिवर्सल स्टार कमल हसन जो काफी सालों से एक हिट के लिए तरस चुके थे, लोकेश के साथ सीधा 400 करोड़ की फिल्म देते हैं। एक ऐसा डायरेक्टर जो जब बैंक एम्प्लॉय था तो वो रजनी सर और कमल हसन की फिल्मों को देखकर अपने दोस्तों से कहता है कि अगर इस एक्शन सीन को इस तरह से परफॉर्म किया जाता तो और बेहतर होता। रजनी सर की एंट्री अगर ऐसी ना होकर ऐसी होती तो मजा आ जाता। इवन आज भी वो फिल्म के एक्शन सीन्स को बहुत ही बखूबी से लिखते हैं, जैसा कि उन्होंने खुद ही फिल्मी कंपेनियन के एक इंटरव्यू में बताया था। When it comes to action, I write action. Even before collaborating with the stunt directors, I write action. Like, What does that mean? say for example, if in Vikram sir comes to the home and after Agent Tina has died, and he'll go look after that kid, and the writing says everything like the kid shouldn't wake up, and that's the idea. So what are all the other things that he can do not to make any noise? So he has to slit or cut the throat or do some sort of things with all the appliances that you have in the house. So you have to write everything so that the action gets more special, and in that way writing action is something that excites me in film. So you imagine it completely. Yes. लेकिन लोकी भैया ने 10 फिल्मों के बाद और फिल्में ना बनाने का प्रण ले लिया है। लोकेश कनगराज की फिल्मों में जो ईस्टर एग्स यानी कि अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स होते हैं, उसे लोग, खासकर तमिल लोग, और भी ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि लियो में मुंद्रम पिराई जैसी फिल्मों को ट्रिब्यूट देना, ये कैमियो से फिर फिल्म के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेहतर बना देना। फिर चाहे वो विक्रम में रोलेक्स का कैमियो हो या फिर लियो में विक्रम। और कैथी के इस सीन का तो मैं दीवाना हो गया था, और इस 30 सेकेंड के पर्टिकुलर शॉट के लिए मेकर्स को 16 आवर्स लगे थे। विक्रम में हम देखते हैं कि लोकेश कनगराज ने डार्क कलर ग्रेडिंग का यूज किया है, लेकिन लियो में लाइट कलर ग्रेडिंग का। अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि डार्क कलर ग्रेडिंग एक मिस्टीरियस टेंशन और सस्पेंस को दिखाती है, दूसरी तरफ लाइट कलर ग्रेडिंग ठीक उसका ऑपोजिट, एक अच्छा माहौल, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी को शो करती है। लोकेश कनगराज ने हमेशा से ही टिपिकल मास मसाला फिल्मों के बजाय कैरेक्टर ड्रिवन प्लॉट्स पर ज्यादा फोकस किया। एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले और यंग एज से ही सिर्फ सिनेमा को एंजॉय करने तक ही नहीं, बल्कि इसकी एक एक डिटेलिंग को बारीकी से नोटिस करने वाले ये डायरेक्टर इसीलिए आज ऑडियंस को एक तगड़ी फिल्म डिलीवर कर पाता है। लोकेश ने इवन अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि अगर फिल्में पिटती है तो सिर्फ वो फिल्में फ्लॉप नहीं होती, बल्कि मेरे साथ काम करने वाले टेक्नीशियंस, इतने सारे लोग, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन भी फेल होती। अगर कोई 200 रुपए लगाकर मेरी फिल्म देखने आता है और अगर मूवी बकवास होती है और पिट जाती है तो सिर्फ उनके पैसे नहीं जाते, बल्कि उनका क्वालिटी टाइम भी खराब होता है। लोकेश कनगराज हमेशा से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना कम हो सकता है उतना कम रखने की कोशिश करते हैं, और आज भी CGI VFX वर्क से ज्यादा उन्हें रियल स्टंट्स पसंद आते हैं। और अपनी अगली फिल्म कूली में तो ये सीधा रजनी सर को डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आता है एक ऐसा डायरेक्टर जिसे OCD है कलर्स से, और अपने OCD के चक्कर में उसने KGF जैसी फिल्म बना दी और उसे SRK जैसे सुपरस्टार से भिड़ा दिया। KGF जैसे पहाड़ से भरकर SRK की जीरो भी पिट गई। थलापति ने भी जब अपनी बीस्ट भिड़ाई KGF 2 से और उनका नुकसान हुआ तो उन्होंने पूरा बिल डायरेक्टर नेल्सन पे फाड़ दिया। लेकिन तीसरी बार सालार के टाइम पर फिर से SRK ने अपनी डंकी भिड़ाई, बट इस बार इस क्लैश की वजह से फिल्म को नुकसान नहीं हुआ, उल्टा राजकुमार हिरानी की एवरेज फिल्म भी कमा के गई। बात करते हैं क्वालिटीज की, तो प्रशांत नील की फिल्म में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो कि प्रशांत नील को फिल्मों का नीला प्रशांत बनाती है, यानी फिल्म मेकिंग का प्रशांत महासागर बनाती है। प्रशांत नील की एक्शन फिल्म में आपने एक बात नोटिस की होगी, डार्क कलर ग्रेडिंग। और प्रशांत नील की फिल्मों की पायरेसी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो भी कोई इनकी फिल्मों को टेलीग्राम से सपोर्ट करने की कोशिश करता है उसको पूरी फिल्म में हीरो और विलन सब एक जैसे दिखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। इवन सालार के कुछ सीन्स में तो प्रभास दिख भी नहीं रहे थे। प्रशांत नील ने बहुत ही सही तरीके से कॉमर्शियल सिनेमा को आर्टिस्टिक स्टोरी टेलिंग के साथ जोड़ दिया, और कन्नड़ा सिनेमा जो कि साउथ के बाकी इंडस्ट्रीज की तरह इतनी फेमस नहीं थी, उसे ग्रो करने में भी उनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। प्रशांत नील ने अपनी फिल्म मेकिंग में हमेशा से स्लो मोशन, फास्ट एडिटिंग, स्पेशल इफेक्ट्स का यूज किया, और इन सारी टेक्नोलॉजीज का यूज करके उन्होंने पब्लिक को बहुत ही तगड़ा विजुअल एक्सपीरियंस दिया। बट जैसा कि आपने राजा मौली के साथ देखा कि कैसे वो एक्शन को इमोशन से जोड़ देते हैं, ठीक वैसा ही प्रशांत नील अपने एक्टर को एलिवेट करते हैं। फिर चाहे KGF में अपनी माँ के लिए दुनिया भर से खुशियां लाना हो या सालार में प्रभास के इंटरवल ब्लॉक आने तक उसके कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग रीजन देना।
नील साहब के कैरेक्टर्स भी हमेशा से फियरलेस रहते हैं। डार्कनेस के अलावा प्रशांत नील मदर सन रिलेशन को केजीएफ में जिस तरह से दिखाते हैं, मतलब पब्लिक गॉन क्रेजी। और स्वैग का नाम सुनते ही पहले सलमान खान की इमेज दिमाग में आती थी, लेकिन आज स्वैग का नाम सुनते ही रॉकी भाई की इमेज सबसे पहले दिमाग में आती है। सालार हो या केजीएफ, प्रशांत नील की फिल्में हमेशा से ग्राउंडेड रही। प्रशांत नील ने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को ही अपना बेस बनाए रखा है, ताकि हर तरह की ऑडियंस इनकी फिल्मों से कनेक्ट कर पाए। करप्शन, पावर ऑफ मनी, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें नील साहब की फिल्मों में देखने को मिल जाते हैं। अगर इनकी फिल्मों के बजट की बात करें तो ये फिल्मों पर बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करते। केजीएफ 2 को तो इन्होंने सिर्फ 100 करोड़ में बना दिया था। तो वही कई बार ओम नाम का डायरेक्टर भी ढोंग करके एक स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया स्टार के साथ भी गोवा गॉन कर देता है। तो भाई ये थी पैन इंडिया किंग मेकर्स की एक डेडिकेटेड वीडियो। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करो। तो मैं मिलता हूँ तुमसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।